गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो करंट अफेयर्स में इस बार एक तो जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है और शेयर मार्केट है, इन दोनों को जोड़ करके, क्योंकि अडानी के शेयर गिरे हैं अभी आपने देखा है और बड़ा नुकसान हुआ है। इसके पहले हमने आर्टिकल ले लिया था, ये क्लास में तो हमने पहले ही पढ़ा दिया था। ये खबरें तो भी 3-4 दिन से आ रही हैं, हमने पहले ही पढ़ा दिया था उसको, करीब 10 दिन पहले पढ़ाया था और अब वो खबरों में है। तो आर्टिकल ये था कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में जो लोन वाला जो सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा झमेला है। बैंकों से जो लोन लिया जाता है, कॉरपोरेट जो लोन लेते हैं शेयर मार्केट वाले, ये पूरी दुनिया में है प्रॉब्लम, लेकिन इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में 3 लोगों का नेक्सस है, पॉलिटिक्स का, कॉरपोरेट का और बैंक। तो बैंक, पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट तीनों मिले हुए हैं। जब बैंक लोन नहीं देता तो पॉलिटिक्स इंटरफेयर करती है और उसको लोन दिलवाती है, और लोन जो मिलता है उस लोन को लोन न दिखा करके उसको इनकम दिखाती है कंपनी। कंपनी अपनी इनकम दिखाती है कि ये पैसा हमको मिला, ये हमारी इनकम है। और जब वो उसको इनकम दिखाती है शेयर मार्केट में, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लगता है कि ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ज़्यादा कमा रही है। तो शेयर होल्डर्स जो शेयर खरीदते हैं उनका विश्वास बढ़ जाता है उस कंपनी में, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो कंपनी की टोटल वैल्यू बढ़ जाती है, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। उसमें से वो बड़ी सैलरी अपनी खुद की निकाल लेता है। जो कंपनी का सीईओ होता है वो बड़ी सैलरी अपनी खुद की निकाल लेता है, और जितनी ज़्यादा सैलरी वो निकालता है उससे उसकी पर्सनल जो है संपत्ति वो ज़्यादा दिखती है। तो वो दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे पहुंच जाता है। लेकिन वाकई में ये गोलमाल दूसरा है। असली में उस कंपनी ने कमाया नहीं है, वो उसको रेवेन्यू आप तब बता सकते हो जब कंपनी ने प्रोडक्शन किया हो, निर्यात किया हो और लाभ अर्जित किया हो, आपने प्रॉफिट कमाया हो। आपने प्रॉफिट, रेवेन्यू, अर्निंग उसको दिखाया है जो बैंक से लोन मिला है। यही फ्रॉड जो है उजागर किया है वो अमेरिका के उसने। और ये तो हम आर्टिकल पहले ही ले लिया था, मैं तो ऐसे ही पढ़ाने वाला था आज। ये अडानी नहीं भी गिरते तो भी पढ़ाने वाला था कि ये पूरा नेक्सस है। और पॉलिटिक्स मदद करती है लोन दिलवाने में। बैंकर जब मना करता है तो फिर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है कि आप इनको लोन क्यों नहीं देते, और पॉलिटिक्स लोन दिलवाने में मदद करती है। और जो PLIS है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो भी एक तरह से सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है उसको भी वो लोग अर्निंग बता देते हैं। जैसे 1,65,000 करोड़ का कर्जा माफ किया सरकार ने, तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो कर्जा माफ इसलिए किया कि आप रोजगार देंगे, ज़्यादा रोजगार देंगे लोगों को, लेकिन वो रोजगार तो देते नहीं है। उन्होंने उस 1 लाख, मान लीजिए किसी को कमाई हो रही है, मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि किसी की कमाई 60 रुपए है और 40 रुपए उसको किसी को देना है, तो वो 20 रुपए कमाई बताएगा, क्योंकि 60 रुपए कमाई हुई, 40 रुपए किसी को लौटाना है क्योंकि वो उधार थे, और अब टोटल जो लाभ हुआ वो एक तरह से 20 रुपए हुआ। लेकिन अगर वो सामने वाला माफ कर दे पैसा कि नहीं, मुझे हमारे 40 रुपए नहीं लेने अब, तो तब भी कमाई तो 20 रुपए ही है ना, क्योंकि वो तो कर्जा था।
लेकिन वो 60 रुपये कमाई बताने लगता है। वो जो कर्ज माफ हुआ उसको भी उन्होंने कमाई बता दिया। इसी वजह से लॉकडाउन में इन लोगों का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा, जबकि कंपनियों ने ज़्यादा कमाई नहीं की थी, उनका निर्यात नहीं बढ़ा है। तो इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल है, तो इसको आप देख सकते हैं। बैंक का पूरा फ्रॉड है इसमें, और इसीलिए एनपीए बहुत ज़्यादा होता है। एनपीए इसलिए ज़्यादा होता है कि ऐसी कंपनियों का इन्वेस्टर्स को जब पता चलता है, जो शेयर खरीद रहे हैं उनको जब पता चलता है कि ये सब गड़बड़ है और उनका विश्वास हिलता है, तो वो अपना पैसा निकाल करके भागते हैं। तो फिर उसकी छवि खराब होती है, उससे इन्वेस्टर सारे के सारे अपना पैसा, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है हमारे यहाँ के लोकल, वो भी निकालने लगते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर निकाल के भागते हैं तो लोकल इन्वेस्टर भी निकालने लगते हैं। तो फिर कंपनी नीचे जाने लगती है। तब हो सकता है कि उसके पास बैंक को वापस लौटाने वाले जो पैसे हैं, जो देना है उसको, ईएमआई देना है, उसके पैसे भी न बचें, तो वो एनपीए हो जाता है। बात समझ में आई ना? तो ऐसे ही लोग फिर विदेश भाग जाते हैं। तो पूरी कहानी समझ में आ गई, पूरा नेक्सस। तो ये साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बैंकिंग, कॉरपोरेट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। जब ये इस प्रकार के जो पूंजीपति तैयार होते हैं और ये जब हम डेमोक्रेसी को परेशान करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेट्स या फिर प्लूटोक्रेसी, ठीक है? तो डेमोक्रेसी में ही आ जाती है। तो फिर संविधान और वो सब समानता और वो सारी बातें, पॉलिटी और इकोनॉमी के सारे सिद्धांत तो ध्वस्त हो जाते हैं। और वही अभी दिखाई पड़ रहा है इन दिनों में, और इन्हीं दिनों में वो अडानी वाला हो भी गया। और यही शंका जताई जा रही थी कि एक दिन ये भाग खड़ा होगा, क्योंकि जब इसके पास पर्सनल एसेट्स है, इन्होंने पूरी दुनिया में संपत्ति बना ली, पूरी दुनिया में मकान खरीद लिए, तमाम 15-20 देशों में बड़े बड़े बंगले खरीद लिए। तो ये उसी की तैयारी होती है कि जिस दिन हम बैंक का पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं होंगे और शेयर मार्केट में हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, लोग अपना अपना पैसा निकाल के भाग जाएंगे, तो फिर बचे कुचे पैसे में तो बैंक का पैसा नहीं दिया जा सकता। तो फिर बैंक वाले ढूंढेंगे, तो फिर ये विदेश के अलग अलग मकान काम आएंगे। इसीलिए तो वो अलग अलग देशों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो सरकार को तभी निगाह रखनी चाहिए, जो किसी देश में जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदता है उसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि आखिर जब इस देश के वासी हो, आप भारतीय नागरिक हो, राष्ट्रभक्त हो, तो फिर आपको दूसरे देश में प्रॉपर्टी खरीदने की क्या ज़रूरत है? भाई होटल तो है ना, आप वहाँ जाते हो तो ऐसा तो है नहीं सड़क पे सोते हो, होटल में जाके रुक जाओ, आपके पास तो पैसा है। लेकिन आपको वहाँ बंगले की, और वो भी वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भी वैसा बंगला नहीं, वैसा खरीदते हैं वो। अगर कोई लंदन में इंडियन जा करके बंगला खरीदता है तो वहाँ के राजा जो बकिंगम पैलेस है उससे भी बढ़िया वो खरीदता है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे मकान में नहीं रहता, वैसे मकान में वो रहता है। मतलब छोटा मोटा नहीं खरीदते, या तो कोई आइलैंड खरीदेगा या समुद्र के किनारे पूरा एक राष्ट्रपति भवन जैसा एक मकान खरीदेगा। तो वो जानबूझ के इतना इसलिए खरीदता है कि कुछ हिस्सा अगर बेच भी दिया जाए तो उससे पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जानबूझ के अपनी व्यवस्था वहाँ का बना के रखते हैं। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिविल सर्विसेज वाले को तो पहले से समझ में आ जाता है कि किसके लक्षण क्या लग रहे हैं, ठीक है? तो ये लंबे समय तक कोई भी टॉप पे बना नहीं रह सकता। अब वो 7वें नंबर पे आया है अडानी, थोड़े दिन में और नीचे जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे, क्योंकि मामला गोलमाल है ना। देखिए, अंबानी की संपत्ति तैयार हुई है 50-60 सालों में, धीरू भाई अंबानी ने धीरे धीरे खड़ी की है। उसके पास बैंकों का कर्जा बहुत कम है, वो 11वें नंबर पे जरूर है, लेकिन उसका बैंकों का कर्जा नहीं है, उसको ज़्यादा पैसा नहीं चुकाना। हो सकता है कि टोटल जो उसके पास संपत्ति है उसका केवल 10% ही उसको बैंक को देना है, तो वो 10% किसी भी दिन दे सकता है, क्योंकि उसके पास तो इतना कुछ है। लेकिन जिसको 90% चुकाना है, 10% ही उसका खुद का है, और 90% चुकाना है, वो तो बर्बाद हो सकता है किसी भी दिन, और वो भाग भी खड़ा होगा, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया बैंकों से लिया हुआ है। बैंक देने को तैयार नहीं थे। इधर आप में से कोई अगर एजुकेशन लोन चाहता है या और कोई लोन चाहते हैं तो हमको तो मिलता नहीं है, इतनी आसानी से कहाँ मिलता है, आम आदमी को तो मिलता नहीं है। हमारे लिए कोई प्रधानमंत्री या सरकार फ़ोन नहीं करेगा, उनके लिए तो फ़ोन कर देते हैं तुरंत, और सरकारी बैंक से दिलवा देते हैं, वो भी स्टेट बैंक से दिलवा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, इसको समझिएगा। हम तो पहले ही आर्टिकल लेके आ चुके थे, मैं तो पहले ही पढ़ाने वाला था।
अब चूंकि एग्जाम्पल मिल गया, मैं थ्योरी तो पढ़ा ही रहा था, अब तो प्रैक्टिकल में आपको एग्जाम्पल मिल गया, अडानी का एग्जाम्पल मिल गया। भाई थ्योरी तो मैं बताने ही वाला था आज। एक चीज़ तो है। दूसरा, 1 दिसंबर से डिजिटल रुपी आ गया है, डिजिटल रुपी रिजर्व बैंक ने जारी कर दिया है। तो अब ये डिजिटल रुपी आ गया है तो ये पेटीएम और फ़ोन पे और गूगल पे जो है उससे डिफरेंट है, वो भी डिजिटल है, लेकिन ये पेमेंट बैंक के माध्यम से बैंक अकाउंट से जुड़े रहते हैं। रियल टाइम जो आपसे पैसे ले रहा है उसको, वो भी बैंक अकाउंट से जुड़ा है और उसने अपने आप को फ़ोन पे से जोड़ रखा है, गूगल पे से जोड़ रखा है, और आपने भी खुद को जोड़ रखा है, जो ले रहा है उसने भी जोड़ रखा है। दोनों तरफ बैंक अकाउंट है। लेकिन डिजिटल रुपी में बैंक अकाउंट ज़रूरी नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं होगा, सेविंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा जुड़ा रहेगा। और आपके पास डिजिटल रुपी आपके अकाउंट, आपके उसमें वॉलेट में होंगे एक तरह से। तो ये क्या सिस्टम है? तो डिजिटल रुपी तो आ चुका है और आना भी था। CBDC भी कह सकते हैं इसको, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, या फिर डिजिटल रुपी DR, शॉर्ट में DR लिखते हैं। तो DR का जमाना आ गया, अब डिजिटल रुपी हो गया। बहुत सारा फायदा है इससे। कहने का मतलब है कि कैश समाप्त हो जाएगा, लेकिन कैश समाप्त होने की बात तो तब भी की गई थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, कि कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सब कुछ ऑनलाइन होगा और डिजिटल इंडिया बनेगा। 15 ट्रिलियन रुपीस उस समय में पूरे इंडिया में सर्कुलेट थे, पुराने नोट 500 और 1000 वाले, 2016 में 15 ट्रिलियन। अभी 38 ट्रिलियन है, लगभग 38 ट्रिलियन मार्केट में है छपे हुए नोट। तो वो जो उद्देश्य था नोटबंदी का, डिमोनेटाइजेशन का, कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, वो तो है नहीं। कहाँ 15, दुगने से भी ज़्यादा नोट अभी मार्केट में है। कई मार्केट में नहीं हो सकता नेताओं के यहाँ, क्योंकि 2000 के नोट मार्केट में तो दिखते नहीं। इसका मतलब वो सब जमा कर लिए गए हैं, लोगों ने ब्लैक मनी के तौर पे इकट्ठा कर लिया उसको। तो ये जो दुर्गति हुई है डिमोनेटाइजेशन की, तो डिजिटल मनी जो है, ये जो आया है डिजिटल रुपी, ये अब इसका दावा है कि ये कैश को ख़त्म कर देगा। क्योंकि चुनावों में बोरे भर भर के जो रुपए इधर से उधर होते हैं और लोगों को कैश बांटा जाता है, उसके लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है पार्टियों के द्वारा, तो पॉलिटिकल पार्टी जो करती हैं, अब डिजिटल रुपये आने के बाद वो ये नहीं कर पाएंगे। तो डिजिटल रुपये क्या परिवर्तन करेगा? सबसे बड़ा परिवर्तन तो जो इसके समर्थक हैं सरकार के और जो डिजिटल रुपये लेके आए हैं, वो उल्टा लिख रहे हैं आर्टिकल में कि डिजिटल रुपये जो है आने के बाद में अब बैंकों से ब्याज नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अभी मान लिया जाए फ़ोन पे यूज़ करते हैं और आपके पास 10 लाख रुपया है, या आपके पास 10,000 रुपया है, या 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया बैंक में जमा है और आप फ़ोन पे उस बैंक अकाउंट से जोड़ देते हो। उस 1 लाख रुपए के ऊपर चाहे 3% 4% ब्याज मिले, लेकिन साल का 3-4 हज़ार रुपया ब्याज का तो आता ही है, 3-4 हज़ार रुपये। अब आपने अगर 1 लाख रुपए के डिजिटल रुपये रखा, तो चूंकि बैंक अकाउंट से तो है ही नहीं उसका रिलेशन, तो उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। तो दरअसल एक तरह का जनता का नुकसान है कि उसको ब्याज नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने जमा करके रखा, किसी ने अपने पास डिजिटल रुपये रखे 1 लाख रुपए के, 1 लाख डिजिटल रुपये उसके पास हैं, तो उसको ब्याज नहीं मिलेगा एक। और दूसरा, रिजर्व बैंक को नोट छापने में जो खर्चा होता है, आखिर 2000 का नोट छापने में 2 या 3 रुपया तो खर्चा होता ही है एक नोट छापने में, वो भी बंद हो जाएगा। तो ये जो 2 फायदे वो गिना रहा है, वो बड़े जश्न, सेलिब्रेशन कर रहा है कि 2 चीज़ें होंगी कि एक तो ब्याज नहीं मिलेगा और दूसरा रिजर्व बैंक को ये फायदा है कि उसको नोट छापने के पैसे। कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि इससे जनता को क्या फायदा है। बात समझ में है ना?
कोई भी आर्टिकल लिखने वाला ये नहीं बता रहा है कि जनता को क्या फायदा है, बताओ। ये तो ठीक है कि ब्याज नहीं मिलेगा, तो ब्याज नहीं मिलेगा तो ये तो बैंक को फायदा है, और रिजर्व बैंक को नोट छापने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ये किसका फायदा है? रिजर्व बैंक का फायदा है। बट जनता को क्या फायदा? बट ऐसा ही है, अब उल्टा है, यानी अब जनता को यदि बहुत सारा नुकसान होता है तो वो उनमें उत्साह आ जाता है लिखने वालों में कि ये कमाल की चीज़ हो गई है, अब ये ऐसी चीज़ की जा रही है। लेकिन अब आप रोक भी नहीं सकते, डिजिटल रुपये बनाना ही था, नहीं तो युआन आ रहा, ई युआन आ रहा है, तो चाइना का युआन चलने लग जाएगा, और ये डिजिटल रुपये नेपाल बांग्लादेश तक जाएगा। वो लोग भी शायद इसी को यूज़ करेंगे, इसी डिजिटल रुपये को, तो ये बाहर तक जाएगा, ये करेंसी वहाँ तक फैलेगी। तो अब करेंसी आ गई है अब, और अब वो बोल रहे हैं कि ये ऑनलाइन वाला हमने किया है, लेकिन इसको हम ऑफलाइन में भी ले जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन के लिए चैलेंज है कि अगर मान लिया जाए किसी के पास इंटरनेट नहीं है और मोबाइल में 500 डिजिटल रुपीज़ हैं और उसने 400 यूज़ कर लिए, तो भी 500 दिखा सकता है वो, क्योंकि इंटरनेट नहीं है ना। अभी तो क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, आपके बैंक में अगर 5,000 रुपये और 2,000 आपने खर्च कर दिए तो तुरंत वो इंटरनेट से उसको सूचना पहुंचती है और कट जाते हैं, और आपके उसमें 3,000 दिखाने लगता है, दो खर्च कर दिए तो 3 दिखाने लगता है। लेकिन अगर वो ऑफलाइन हो सिस्टम तो उतना ही दिखाएगा, और पेमेंट भी हो जाएगा, तो वो एक ही आदमी 5,000 को 6 जगह पेमेंट कर सकता है, 5,000, क्योंकि वो तो उसमें से माइनस ही नहीं होते ना। तो ऑनलाइन होने से ही तो माइनस होते हैं। तो अभी तो वो टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी। दूसरी चीज, डिजिटल रुपये वाकई में ट्रांसफर होगा। अभी जो आप फोन पे में और गूगल पे में ट्रांसफर करते हैं वो केवल एंट्री ट्रांसफर होती है, असली में पैसा नहीं जाता। नहीं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा यहाँ पर है और उधर सेंट्रल बैंक की शाखा है, तो दोनों ब्रांच, ऐसा थोड़ी कि आपने किसी को अपने 4,000 रुपये सामने वाले के बैंक ऑफ इंडिया वाले में डाल दिए या सेंट्रल बैंक वाले में डाल दिए तो एकदम से एक गाड़ी दौड़ के गई और तुरंत उसको वहाँ केवल एंट्री ट्रांसफर होती है। इधर एंट्री हो जाएगी, उधर एंट्री हो जाए। पैसा तो रियल ट्रांजैक्शन तो बाद में होगा, लेकिन यहाँ डिजिटल रुपये में रियल टाइम ट्रांजैक्शन है, तो डिजिटल रुपये ही उसका हो जाएगा तुरंत, केवल एंट्री ट्रांसफर नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा डिजिटल रुपये के ऊपर पढ़िए, एक नोट्स बनाइए, व्हाट इज डिजिटल रुपी, हाउ इट्स वर्क, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा अब डिजिटल। देखो ये जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है ये सब फ्यूचर है हमारा, और ये सब हो चुका है। ठीक है, अभी अजीब लगता है बोलने में, लेकिन ये सब हो चुका है। फ़ोन पे और गूगल पे किसने 10 साल पहले 15 साल पहले सोचा था कि आप ऐसे ही बस किसी भी दुकान पे पैसे वैसे नहीं है, आप बस फ़ोन साथ में रखो, आप कोई भी चीज़ खरीद के ला सकते हो। किसी ने सोचा थोड़ी था। कोई बोलता था तो कोई लोग सोचते होंगे फ़ोन से कैसे खरीदेंगे, पागल है क्या, चुप हो जा। लेकिन अब ये सच्चाई बनने जा रही है। डिजिटल रुपी, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये हम लोग पहले पढ़ेंगे तभी तो मतलब है ना। बाद में जब पूरी दुनिया जब करने लग जाएगी, सब्जी वाला भी करने लग जाएगा, दूध वाला, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर कलेक्टर तो उससे पहले होना चाहिए ना। हम लोगों को फ्यूचर का नज़र आना चाहिए, इसलिए फ्यूचर के आर्टिकल पढ़ो। मैं आपको यहाँ फ्यूचर की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक चीज़ हम लोगों को ये देखनी है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, उस दिन भी मैंने बात कही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बार बार बात आती है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। और देखा जाए तो हमने सिर्फ वो वाले झंझट अलग अलग रखे हैं जो पर्सनल है, इसलिए उसका नाम पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, ये रखे हैं पर्सनल लॉ। बाकी तो हमारा यूनिफॉर्म ही है। ज़मीन जायदाद की अगर कोई केस होते हैं, तहसीलदार जो लैंड रिकॉर्ड को देखता है, ये सब तो यूनिवर्सल ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है हमारा। इंडिया मतलब यूनिवर्सल तो नहीं कह सकते, लेकिन यूनिफॉर्म है। अगर कोई मर्डर कर दे, मुसलमान आदमी मर्डर कर दे या हिंदू मर्डर करे, तीनों 302 लगेगी, तीनों को पुलिस CRPC की प्रक्रिया से ही पकड़ेगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों के ऊपर तरीका वही है। बस ये है कि शादी ब्याह के जो तरीके हैं हमारे, जो मैरिज है, डाइवोर्स है, और संपत्ति
पिता से जो बच्चों में जाती है, इन सब के जो मसले हैं वो प्राइवेट रखे हुए हैं, धर्म के आधार पर रखे हुए हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों के हैं। बीजेपी जब भी बात करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो लोग थोड़ा सा डरते हैं, खास करके मुसलमान डरते हैं कि यूनिफॉर्म करने जा रहे हो मतलब एक जैसा करने जा रहे हो, मतलब तो एक जैसा कौन सा? क्या हिंदू भी अपना रीति रिवाज छोड़ करके आगे आएंगे, फिर हम भी अपना रीति रिवाज आगे आएंगे और दोनों अपना अपना छोड़ करके कहीं एक जगह पे मिलने वाले हैं? क्या वो फिर एक जैसा होगा क्या? तो सीधा सीधा ये मामला है कि ये हिंदू राष्ट्र है, या हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, और जो मुसलमान हैं उन्हें अपने नियम, अपने कानून, अपने सब हिंदुओं के हिसाब से बनाने पड़ेंगे, तो फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा विवादित है कि यूनिफॉर्म मतलब है क्या। तो मैं एक बहुत अच्छा सुझाव मुझे एक आर्टिकल में मिला, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें उसने कहा कि देखिए मसला क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, शादी ब्याह वाला भी क्यों करना चाहते हैं? तो सबसे मुद्दा तो यही उठता है कि वो 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू एक ही शादी कर सकता है, सबसे बड़ा तो यही आता है। 3 तलाक वाला तो मोदी जी ने ख़त्म कर ही दिया, तो वो तो पहले पाकिस्तान ने पहले ही ख़त्म कर दिया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन उसने पहले ख़त्म कर दिया। तो फिर भारत ने बाद में ख़त्म कर दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो मतलब आप महिलाओं का उद्धार करना चाहते हो। कुल मिलाकर के 4 शादी से दिक्कत किसको है? मुस्लिम महिलाओं को है, तो और इधर हिंदू पुरुषों को है। 4 शादी से दिक्कत हिंदू पुरुषों को है और मुस्लिम महिलाओं को है। मुस्लिम महिलाओं की तो 4 शादी अगर किसी पुरुष के साथ, किसी के साथ होती है तो जो उसकी सौतन होगी उसको दिक्कत होगी, और इधर फिर पुरुष को है कि मैं नहीं कर पाता, केवल यही कर पाता है। तो ये दिक्कत है। तो फिर ऐसा करते हैं कि एक काम करते हैं कि उसमें सुझाव बहुत अच्छा है, सभी धर्मों की महिलाओं को एक जैसे अधिकार दे देते हैं, तो समान नागरिक संहिता हो जाएगी। ठीक है, धर्म के आधार पर देने की क्या जरूरत है? महिलाओं को अधिकार दे दो ना, महिलाओं को अधिकार दे दो, तो आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। तो जेंडर बेस्ड कर दो उसको, कि सभी की महिलाओं को एक जैसे अधिकार है कि वो जो है वो सिंगल पत्नी के तौर पे रहेगी किसी भी पुरुष की। अगर उसका पति कोई दूसरी शादी करता है तो उस महिला के प्रति अपराध माना जाएगा। तो ये कर देते हैं तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो वो ला झंझट भी खत्म। बट इससे राजनीतिक एजेंडा सेट नहीं होता। महिलाओं को तो अधिकार मिल जाएंगे, ईसाई महिला हो उसके भी ये अधिकार हैं, हिंदू महिला के भी ये अधिकार हैं, मुस्लिम महिला के भी ये अधिकार हैं, तो सभी के एक जैसे हो गए ना अधिकार, तो फिर बात खत्म। ऐसा कर देते हैं। लेकिन इसके लिए राजनीति तैयार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो केवल मुसलमानों को हिंदू जैसे करवाना चाहते हैं। बात समझ में आई ना? वहां दिक्कत है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी की आप प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दो तो उसके बावजूद वो बोलता है कि नहीं नहीं ये बात ये नहीं थी। नहीं तो फिर बात क्या है? तो आप उस चीज़ को पढ़िएगा कि जेंडर के आधार पर किस प्रकार से समान, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड जेंडर इक्वलिटी। तो क्या जेंडर इक्वलिटी कर लें हम लोग, या फिर यूं कहें कि जेंडर बेस्ड हम लोग अगर सिविल कोड बनाते, जेंडर प्रायोरिटी के आधार पर बनाते, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। आपको तो उससे दिक्कत थी ना कि वो 4 शादी करता था, तो वो तो सॉल्व हो जाएगी इससे। लेकिन आपको दिक्कत क्यों? हम तो सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आएंगे एक से एक। जब भी कभी ऐसे विवादित मुद्दे आते हैं तो एक से एक लोग सॉल्यूशन लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि विचारक नहीं है, थिंकर हैं। देश में बहुत सारे तरह के थिंकर हैं और वो सब काम कर रहे हैं। चलिए, एक और आर्टिकल था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है मेडिसिन्स। और ख़ास करके देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं मेडिसिन्स के मामले में। एक तो बहुत गलत तरीके से विज्ञापन देकर के लोग मेडिसिन बेचते हैं, ख़ास करके हेल्थ टॉनिक और
और बहुत सारा न्यूट्रिशन वाले, जो बहुत बड़ा मार्केट है। आपने जिम करने वालों को देखा होगा कि सप्लीमेंट लेते हैं वो लोग सप्लीमेंट, प्रोटीन डाइट के तौर पे डब्बे आते हैं बड़े बड़े, और उनको वो खाते हैं और जिम में अपनी बॉडी बनाते हैं। ऐसे ही कई लोग मल्टीविटामिन का भी खूब ट्रेंड चलाता है। तो यूएस भी परेशान है, यूएसए भी परेशान है ऐसे विज्ञापनों से। तो विज्ञापन देख करके दवाई बेचना ये बिल्कुल अलग चीज है। देखिए जनरली दवाई शब्द, मेडिसिन बिल्कुल डिफरेंट चीज है, क्योंकि आप डॉक्टर को पहले दिखाने जाते हो, डॉक्टर टेस्ट लिखता है, वो देखता है, आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, फिर दवाई लिखता है। और यहां पर पहले विज्ञापन आता है दवाई का, ये आपको खानी है। तो ये बड़ी अजीब चीज है, दवाई खानी है। और ये विज्ञापन करने वाले लोग होते हैं एक्टर, उसको सारी तरह की प्रॉब्लम है। सुबह वो एक विज्ञापन में था कि मेरी हाइट बहुत छोटी थी, दोपहर में एक विज्ञापन आता मैं हकला करके बोलता था, तीसरे विज्ञापन में आकर के वही आदमी आके बोलता था कि मैं बहुत कमजोरी महसूस करता था, चौथे। तो सारी तरह की प्रॉब्लम, मतलब रियल में वो जो आदमी बता रहा है वहां पर वो एक्टिंग करता है, और जनता उसके बावजूद बड़ी मात्रा में उसके बताए हुए प्रोडक्ट खरीदती है। तो विज्ञापन की दुनिया और मेडिसिन और हेल्थ टॉनिक और सप्लीमेंट, इसका $13 बिलियन का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, करोड़ों अरबों रुपए का मार्केट है। और पूरा यूथ और बहुत सारे लोग इसमें फंसे पड़े। तो आखिर इसके ऊपर भी एक कभी भी प्रश्न आ सकता है कि इसका रेगुलेशन करेगा कौन? सरकार को करना चाहिए, सरकार को रोक लगाना चाहिए। खुलेआम टीवी पे आकर के एक ही आदमी 10 तरह के विज्ञापन कर रहा है, सारी प्रॉब्लम उसको हो सकती है क्या? लेकिन उसकी वजह से तो लोग खरीद रहे हैं, मार्केट चल रहा है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको स्ट्रोक्स आ रहे हैं और वो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं, उसमें डॉक्टर का कोई रोल ही नहीं है। सीधा डब्बा वो वहीं से खरीद करके वो भेज रहा है, ऑनलाइन उसने बुक किया, घर पे आ जाता है और वो खाना शुरू कर देता है। उसके साइड इफेक्ट क्या? तो ये मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, फ्यूचर में एक क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये समाज की प्रॉब्लम बनने जा रही है, सोसाइटी की प्रॉब्लम बनने जा रही है, नए जमाने की समस्याएं बता रहा हूँ मैं। ये केवल ठगी नहीं है, आर्थिक नुकसान नहीं है, केवल इकोनॉमिक लॉस नहीं है, जिंदगी से खेल रहे हैं लोग। क्योंकि उनकी क्वालिटी क्या है, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी गारंटी क्या है कि उनमें वही चीज मिली हुई है जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है। और दूसरी चीज इसका बहुत ही माइक्रो लेवल पे होता है, खास करके ब्रेन टॉनिक। तो इसलिए ये जो इस टाइप के आर्टिकल आते हैं उनमें एक सार रूप में एक चीज लिखी रहती है कि देखिए ड्रग्स आपको स्वस्थ नहीं कर पाएगा कभी, फूड ही हेल्दी लेना पड़ेगा, जो हेल्दी फूड है वही खाना पड़ेगा, उसी से आप स्वस्थ रह पाएंगे। केवल बाहर से सप्लीमेंट लेने से बात नहीं बनेगी। तो ये जो हम अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी लेंगे, उसका मैं कुछ हिस्सा यहाँ बताना चाहता हूँ, जो बाद में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे ब्रेन को अच्छा महसूस कराने के लिए भी अमीनो एसिड्स होते हैं, जिससे हमको अच्छा महसूस होता है। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। ये हमको ब्रेन को अच्छा महसूस कराते हैं, फील गुड कराते हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, खुश रहने की भावना आती है, हैप्पीनेस। खाने पीने का सीधा संबंध है हमारी खुशी से। अगर हम अच्छा मनपसंद खाना खाते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो वैसा खाना जो हमको अच्छा महसूस कराए, हमारे दिमाग को तरोताजा रखे। हमें 3 प्रकार की बड़ी बीमारियों, सिजोफ्रेनिया एंड अल्जाइमर,
तीनों मानसिक बीमारियां, मेंटल। इसलिए एक नई ब्रांच है न्यूट्रिशनल साइकियाट्री। न्यूट्रिशनल साइकियाट्री एक पूरी नई ब्रांच है। आपने न्यूट्रिशनिस्ट नाम सुना होगा, पोषण विज्ञानी, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, पोषण एक्सपर्ट। एमपीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, संतुलित आहार की अवधारणा समझाइए। एक्सप्लेन बैलेंस, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ बैलेंस एंड बैलेंसिंग डाइट, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। फेवरेट क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। कभी का कोई सा भी मेंस उठा के देख लो, अभी तक का ये क्वेश्चन होता ही है। तो बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत प्रोटीन है, अमीनो एसिड वाला फूड है ये। तो आप ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा अल्ट्रा एज तक ले जाइए, थोड़ा और डीप में लिखना सीखिए। मैं जो अभी आप जो संतुलित आहार की अवधारणा पढ़ते हो उसमें विटामिन की लिस्ट बना देते हो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का समन्वय होना चाहिए ये, और इम्यून सिस्टम मजबूत करे वो, बस ये यहीं तक रहता है। अब मैं उसके थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे आपको बात कर रहा हूँ, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी को भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस लेवल पे आंसर तैयार कीजिएगा कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स जो है हमारा मूड ठीक करते हैं, मेमोरी को बढ़ाते हैं, स्मृति को बढ़ाते हैं। जब हम जैसे एथलीट्स की बात करते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन के और उसके स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें ओलंपिक में और अच्छा दौड़ सकें। तो इसके लिए वो बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं। तो डोपिंग टेस्ट होता है ना, एंटी डोपिंग, डोपिंग, वो वाले जो मसले में बहुत सारे खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो ड्रग्स लेके जाते हैं, इंजेक्शन लेके जाते हैं, उस प्रकार की मेडिसिन खा लेते हैं जिससे कि वो अपना एनहांस कर सकें परफॉर्मेंस को। तो टेम्परेरी उनको बेनिफिट होता है, थोड़ा कम समय के लिए वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स। आप भी अगर कॉफ़ी पी के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी और थोड़ी सी फुर्ती बनी रहेगी। तो कॉफ़ी जो होती है कैफीन, वो आपको तरोताज़ा बना के रखता है। हम चाय पीते हैं ना, कई लोग चाय नहीं पीते तो लटक जाते हैं, उनको चाय समय पे नहीं मिलती तो लटके से रहते हैं। जैसे ही चाय पीते हैं वो काम करने के लिए, तो नशा है एक तरह का। ये ड्रग्स हैं, वो थोड़ा स्लो है और कॉमन है, ये थोड़े रेयर हैं। बट फूड का पार्ट अगर बन जाए, किसी का फूड ही हेल्दी हो, इसलिए प्रोटीन डाइट जो होती है वो सारी महंगी डाइट है। कार्बोहाइड्रेट डाइट सस्ती होती हैं, चावल गेहूँ एकदम सस्ता होता है, लेकिन बादाम और अखरोट और वो सब होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी अब शायद पूछना शुरू करे, वो 10 साल से पूछ रहा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ना, फ्लैक्सीड्स में होता है, अलसी, अलसी जिसको कहते हैं, फ्लैक्सीड्स, और अखरोट में होता है, वॉलनट में होता है। तो वॉलनट और फ्लैक्सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। तो ये मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ, जो भी चर्चा कर रहा हूँ, इसको आप चाहे तो यूट्यूब पे अच्छे से देखिए, है ना, वापस जा कर के देखिए, इनको नोट करिए और इनके बारे में एक एक पैराग्राफ लिखिए। ये सब परीक्षा में मिलेंगे आपको, ये सारे नाम। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें कॉमन है, ये सब चर्चा का विषय है, ये सामान्य ज्ञान के फील्ड में आ चुकी है ये चीज़ें। तो यहाँ रैंडम में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन वहाँ एग्जाम में भी रैंडम ही आते हैं, कौन से सिलसिलेवार क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे भी अगला क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं होता। एग्जाम में देखा है ना आपने। तो वही चीज़ यहाँ है। मैं आप बता रहे हो, आप में से कोई बोल सकता है कि आप थोड़ा ठीक से पढ़ाओ ना, अभी क्या बता रहे थे और अभी कहाँ आ गए। तो एग्ज़ाम भी तो हमारी ऐसी है, एग्ज़ाम में भी कुछ भी है, पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कितना अलग है। तो मैं तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, यूँ समझ लो पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा ही है। अभी जो बच्चे आए हैं या यूट्यूब पे सुनेंगे, अभी बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं इन दिनों में, तो उनके लिए फिर बता दूं कि वो पीछे की तरफ जाएंगे। अभी जो आर्टिकल, जो आप एपिसोड सुनेंगे, जो भी पार्ट आप सुन रहे होंगे अभी, तो रिसेंट वाले वीडियो से लेकर के पीछे की तरफ, वीडियो की तरफ आप जाते जाइए। आपको उधर आपको सीक्वेंस में चलने की ज़रूरत नहीं, उधर से सीक्वेंस में आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इधर से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस तरह से पढ़ाया कि वो पूरा ग्रेस्प कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फिर सारे सुन डालिए, जितने हैं उतने कर डालिए। आपको, मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर देने लायक बन जाएंगे आप, और बल्कि एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी बन के निकलेंगे, अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है।
क्योंकि ये जो परीक्षा है ये कॉन्फिडेंस लूज भी करती है ना। तैयारी तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज भी करती है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना भी इस परीक्षा की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि असमंजस बहुत है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता और लाखों लोग इस परीक्षा को देते हैं, तो एकदम से उसको संभाल के रखना कैंडिडेट को भी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। हमारे समय में भी चुनौतियाँ थी, लेकिन हम लोगों को सफलता बहुत जल्दी मिली, क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा था कि हमको सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी मिल गई, क्योंकि बचपन से ही हम अलग तरीके से पढ़ रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, और ग्रेजुएशन भी हमने अलग तरीके से किया, हमारे सब्जेक्ट्स को भी हमने अलग तरीके से तैयार किया, तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमको बहुत आसानी से सफलता मिल गई शुरू से ही, और बहुत जल्दी जल्दी नौकरियां भी मिल गई, और एक के बाद एक नौकरी इंतज़ार कर रही थी हमारे पास हमेशा अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा रहता था किसी न किसी जॉब का। तो हम लोग खेलते थे, इस सब चीज़ से खेलते रहे, हमको पता ही नहीं चला कि ये कोई कठिन काम है। फिर बाद में जब बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि बहुत तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब लगता है कि अच्छा ये मतलब ये मुश्किल काम भी था, तो चलो हम इसमें मदद करते हैं। तो हम तो मदद कर ही रहे थे, पहले से ही कर रहे थे। जब हम सेलेक्ट हुए तब साथ साथ हमारे साथ भी हमने कई लोगों को सिलेक्ट करवा दिया। जब भी हम सेलेक्ट होते थे, लिस्ट में हमारे साथ और भी बच्चों के नाम, हमारे ही स्टूडेंट्स के नाम होते थे, हमारे ही साथ होते थे। ढेरों बच्चों के साथ जब मैं पहली बार टेस्ट देता था तो उनके और हमारे सेम मार्क्स आते थे। 100 में से जैसे 78 ठीक हुए तो उसके भी 78 ठीक होते थे, मेरे भी 78 ठीक होते थे। किसी के मेरे से एक आध ज़्यादा हो जाता था 79, मैं 77 पे रह जाता था, फिर मैं 79 पे जंप कर जाता था, वो 77 पे रह जाते थे। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हम टेस्ट देते थे। हमने पहला बैच जब शुरू किया था तब से मैं पढ़ता हूँ, उन्हीं के साथ पढ़ता हूँ, उन्हीं के साथ एग्ज़ाम देता हूँ। और वो तो हम बाद में जब ओवर एज हो गए तब हमने एग्ज़ाम देना बंद किया, नहीं तो ढेरों सिलेक्शन हुए। बहुत सारे तो अपॉइंटमेंट लेटर रखे, मुझे खुद को नहीं पता, घर पे खोले ही नहीं, लिफाफे ही नहीं खोला है। अपॉइंटमेंट लेटर अभी भी रखे हैं कि आप फलानी जगह आ जाइए, अपने डॉक्यूमेंट लेकर के ज्वाइनिंग दीजिए, ये नीचे लिस्ट होती थी, ये डॉक्यूमेंट लेकर के आपको यहाँ इस तारीख को उपस्थित होना है। ऐसे बहुत सारे लेटर रखे हैं, तो हमने देखे ही नहीं है। तो कई बार हमारे इसमें बोलते ना कि 10 नौकरियां छोड़ी, 13, 14, 15, 16, 17 भी हो सकती हैं पता नहीं है, और भी ज़्यादा हो सकती हैं, बहुत सारी नौकरियां थी। तो उसका कारण ये था कि एग्ज़ाम देते रहते थे, हर साल लगभग कोई न कोई ऐसा एग्ज़ाम निकाल लेते थे। तो उसका अब वो तो आदत हो गई बाद में, तो क्योंकि इतने बच्चों को गाइड कर रहे थे, रात दिन पढ़ रहे थे, तो एग्ज़ाम तो निकल ही जाना था, तो इसलिए एग्ज़ाम तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। और हम ये जानने के लिए भी देते थे कि आखिर बच्चे को 3 घंटे बैठ कर के कैसा लगता है, वो कैसा फील करता है, तब तो मैं पढ़ा पाऊंगा ना। इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उस चीज़ को महसूस करते हुए पढ़ाता हूँ कि मुझे कैसा लगता था। मुझे खुद को अगर 70 ठीक करने में भी दिक्कत आने लगती, मुझे लगता था कि पिछले साल तो मैं 80, 82 एकदम से कर लेता था, और इस साल तो मेरे 70 भी नहीं बन रहे हैं, तो मैं बच्चों से अपेक्षा भी फिर कम करता था ना। कोई मुझे आके कहता था सर 69 ठीक हुए हैं, तो मैं बोलता था हो जाएगा सिलेक्शन तुम्हारा। बोले सर ऐसे कैसे हो जाएगा, पिछली बार तो मेरा 78 पे भी नहीं हुआ था, इस बार आप बोल रहे हैं 69 पे भी हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा 82 आता था और इस बार जो है केवल 70 आया है, 12 कम हो गए, तो उसका भी कम पे हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये हम लोग ऐसे निकालते थे। मेंस में क्वेश्चन, इस बार का पेपर ऐसा आया था कि 3 घंटे में पूरा ही नहीं हो सकता, हर क्वेश्चन को आपको छोटा करना पड़ेगा, आंसर को छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप पूरा करने जाओगे तो 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मैं पेपर दे के देखता था और फिर घड़ी लगा के और देखता था, तो फिर अपने क्वेश्चन सब अधूरे अधूरे छोड़ते जाते थे, तो अपने आप पेपर पूरा हो जाता था। तो अगले साल हम सिखाते थे, देखो इन दिनों में पेपर ऐसे आने लगे हैं कि अब आपको क्वेश्चन को 75% ही करना है, पूरा करने जाओगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। किसी ओवर को मेडन जाने देना, हर ओवर में चौका छक्के के चक्कर में कुछ ओवर मेडन चले जाएं, 5 ओवर मेडन चले जाएं, उसके बजाय आप उधर थोड़ा कम करके इसको कम से कम स्कोर को बढ़ाओ। बात समझ में आई नहीं? तो वो तरीका हम फिर बच्चों को बताते थे। तो खुद बैठ कर के देखा हमने, खुद जिया है। तो 20 साल तक हम एग्ज़ाम को जीते रहे, 20 साल तक बच्चों के साथ देते रहे। तो अभी 7-8 साल से बंद हुआ है हमारा, लेकिन अभी भी पेपर को हम शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। मैं पेपर के बिना 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता। अगर 12 बजे परीक्षा खत्म हुई तो 1 बजे से पहले पहले मेरे पास पेपर होना चाहिए। अब तो इंटरनेट की सुविधा है, अब तो नेट पे अपलोड हो ही जाता, कोई न कोई डाल ही देता है, तो देख ही लेते हैं। लेकिन मैं कई बार पहले जब ये सब इंटरनेट वगैरह नहीं थे तब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़ा रहता था, ताकि वो जो बच्चा जैसे ही एग्ज़ाम दे के आएगा
सबसे पहले मैं देखूंगा उससे पेपर लेके, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो कितना उसमें आया। तो हमको बहुत भयंकर भूख थी एग्ज़ाम का पेपर देखने की। फिर उसके बाद उस पेपर को लेके घंटों बैठे रहते थे, दिमाग लगाते थे। अच्छा मतलब हमने वो पढ़ाया, इतना पढ़ाया, उस वाले हिस्से से कुछ नहीं आया। ऐसा करके हमने ये 28 साल कंप्लीट हो गए अभी जनवरी में। अब 29वां साल शुरू हो गया हमारा गाइडेंस देने का, ठीक है। तो 28 साल हो गए इस प्रक्रिया में जीते जीते, तब जाकर के हम आपको उसकी आत्मा के हिसाब से महसूस कराते हैं, ठीक है। तो उसको, उसकी वैल्यू को समझिए। पुराने जितने भी लेक्चर दिए गए हैं उसमें प्राण है, एक तरह से उसमें आत्मा डाल दी गई है। आप उसको महसूस करिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्ज़ाम के एक्सपर्ट हैं और आप एग्ज़ाम देना सीख जाएंगे। अलग से कुछ नहीं है। ये जो बाकी सब लोग हैं, ये सब इन लोगों ने पढ़ा लिखा नहीं है। एक तो खुद भी एग्ज़ाम नहीं निकाली और ना इनको आता है जो जितना ये कर रहे हैं, और इनका इतना लंबा अनुभव भी नहीं है। और फिर कुछ लोगों की या तो नौकरी लग गई है तो वो नौकरी करने लग गए, और जिनने नहीं की वो पैसे गिनने लग गए, क्योंकि कोचिंग बहुत अच्छी चलती थी तो उन्होंने पढ़ाया कभी नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ाने वाले रखते हैं। पढ़ाने वाले रखते हैं तो पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, वो पैसा गिनते हैं, वो थोड़ी पढ़ाते हैं। उनको तो अनुभव ही नहीं है उस चीज़ का। कई बार पेपर होने के बाद भी यहाँ मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे कि हम जिनके यहाँ कोचिंग जाते हैं सर, वो बेस्ट ऑफ लक भी नहीं बोलते, कल एग्ज़ाम है, और वो कुछ बताते ही नहीं है उस टाइप से। मतलब ना तो टीचर बोलता है ना मालिक बोलता है कोचिंग का, जबकि उसको आके बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहिए। भाई कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, चिंता मत करना, उसके निर्देश देने पड़ेंगे, उनसे बात करो, उनको थोड़ा हिम्मत बंधाओ, और फिर पेपर हो जाए तो फिर उसके हालचाल भी पूछो, कल का पेपर कैसा हुआ, वो वाला क्वेश्चन तो देखो कितना टफ था, ऐसे बात करो ना उससे। बोले वो पेपर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कब पेपर हुआ, और कल पेपर है और आज बात भी नहीं करते। तो ऐसे ऐसे कोचिंग से, और वो कोचिंग चल रही हैं, उनके यहाँ भीड़ भी है, कमाल ही है फिर भी, ठीक है। तो ये बड़ा अजीब है। तो हम तो यहाँ शिद्दत से जुड़े हुए हैं। हम इसलिए आपको एग्ज़ाम में जो प्रश्न बता रहे हैं, इसलिए पुराने सारे वीडियो यहाँ से पीछे जा करके देखिए, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितना आप बार परेशान होंगे उतना टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है। और जो नामी गिरामी आपको नाम दिख रहे हैं मिलियंस में व्यूज़ वगैरह, वो सब उनको फुर्सत ही नहीं है आपसे बात करने की और आपके लेवल की बात करने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया है, उसी से तो मिलियन व्यू खरीदा उन्होंने, ठीक है। असली में कुछ नहीं है मामला। तो उनके पास पैसा बहुत है और उसी चमक दमक में और पैसा कमा लेते हैं वो, ठीक है। नॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसलिए इस चीज़ को पकड़िए। तो ये एक मैसेज था तो वीडियो देखने वालों के लिए, ठीक है। तो एक तो सप्लीमेंट वाला आप कर लीजिएगा, पोषण विज्ञान, है ना। तो उसके लिए एक नया शब्द आपको बताया, न्यूट्रिशनल साइकेट्रिक्स। है ना। तो पोषण का भी एक साइकोलॉजी होता है भाई, मनोचिकित्सक। तो खाने पीने का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब लोग मांसाहारी करें, बल्कि मांसाहार से बहुत सारी बीमारियां बताई गई है आजकल। स्ट्रोक्स बहुत हैं। जिन लोगों ने रेड मीट को कम किया है, एग को कम किया है अपने खाने में से, अल्कोहल को, रेड मीट को और पोर्क और बीफ और इन सब चीज़ों को, जितना ज़्यादा रेड मीट को कम किया है लोगों ने, उतना ज़्यादा उनके अंदर स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। ये स्टडी है अभी। उसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। ऐसी डाइट को बोला जाता है मेडिटेरेनियन डाइट, भूमध्य सागरीय डाइट। भूमध्य सागरीय डाइट में, इस डाइट में ज़्यादा होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, नट्स, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बेरीज, जो हमारे बेर होते हैं वो बेरीज का पार्ट है ना। स्ट्रॉबेरी जैसे हम लोग कहते हैं, या फिर बेर जो होते हैं, इन दिनों में जो ठंड के दिनों में जो बेर आते हैं ना, उनमें जो पौष्टिक चीज़ें होती है वो बहुत सारे मांसाहारी खाने में नहीं है। ब्रेन चलता है उससे, ब्रेन टॉनिक की तरह काम करते हैं, ब्रेन टॉनिक जैसे होते हैं। तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साल भर के खाने में नहीं मिलेगी, आप इन दिनों में उस खा करके उसको शरीर में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। और अब तो फिश खाने से, इससे तो वो तो मैंने आपको बताया था, बायो मैग्नीफिकेशन और वो सब चीज़ें, वो चीज़ें तो हो ही रही है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि फिशेज़, जिन फिशेज़ को खाती हैं उन्होंने बहुत सारा अपनी ज़िंदगी में खा रखा है,
तो बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन दोनों बहुत ज़्यादा है तो टॉक्सिक हो गया, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फूड है। तभी तो हम बोलते हैं ना, कौन सी मिनीमाटा डिजीज़, मरकरी की वजह से मिनीमाटा, इटाई कैडमियम की वजह से, तो जो हैवी मेटल्स हैं वो खाने में बहुत आ रहा है। तो मांसाहार में हैवी मेटल्स बहुत आएंगे, क्योंकि जो जानवरों को फोडर खिलाया जाता है, चारा खिलाया जाता है, जानवरों को जिस तरह के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा दूध निकालने के लिए जिस तरह से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, पेन किलर के तौर पे जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, गिद्धों की संख्या जो बात हुई थी, गिद्ध की संख्या कम हो गई क्योंकि डाइक्लोफिनेक के इंजेक्शन लगते हैं केटल्स को, और डाइक्लोफिनेक जो है वो जहरीला होता है वल्चर्स के लिए, तो हमारे गिद्ध कम हो गए क्योंकि वो स्कैवेंजर थे, वो जाकर के मरी हुई गाय को और मरे हुए जानवरों को खाते थे, केटल्स को, और उनकी बॉडी में पेन किलर लगाए गए थे। वेटरनरियन डॉक्टर जो होते हैं, वेटनरी वाले, वो लोग वहाँ पर इंजेक्शन लगाते थे। तो डाइक्लोफिनेक उनमें पहुँच करके उनको उनकी अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर देता था, तो उनकी किडनी फेल्यूर उनका पूरा ख़त्म हो जाता था बर्ड्स का। तो बर्ड्स भारी मात्रा में कम हो गए, तब आकर के अब डाइक्लोफिनेक जो है वो प्रतिबंधित दवाइयों में आया है। तो कौन कौन सी रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन्स हैं जानवरों के लिए, इनके लिए। ऐसे ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वाला अगर फोडर खेतों में, अगर फर्टिलाइज़र कीटनाशक बहुत बड़ी मात्रा में अगर डालेंगे, उसको फिर गाय खाएगी या दूसरे केटल्स खाएंगे और फिर उनका मिल्क पिएंगे हम लोग, या फिर ऐसे बकरी का मांस खाएगा जो जिसने ऐसा फोडर खा रखा है, तो उसके अंदर पूरी ज़िंदगी जिसने जहरीला खाना खाया, वो बकरी का जो मांस है वो भी तो जहरीला हो जाएगा, तो उसके फ्लैश में भी वो सब चीज़ें पहुंच जाएगी, तो उसका मांस फिर जो खाएगा तो वो बायोमैग्निफिकेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो जहरीली होती जा रही है। इसलिए अभी भी नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसकी तरफ जितना जाएंगे, फूड को जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड के बिना जो उगाया जाता है, ऐसे फूड को खाने की अगर आप डिपेंड करेंगे ऐसे फूड पे, तो फिर आपको वो ब्रेन टॉनिक या हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज तो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट और वो आपका उद्धार नहीं कर सकते, और मल्टीविटामिन की गोलियां जो है वो अल्टरनेट नहीं हो सकती। टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है कि आपको मलेरिया हुआ था, टाइफाइड हुआ था, बीमार हुए थे, लटक गए थे, थोड़ा वेट कम हो गया है, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो एक आध सप्ताह आप थोड़ा सा सप्लीमेंट खा करके खाना खाने लायक बना लें खुद को, फिर खाना अच्छा लगने लग जाएगा और जबान भी ठीक साफ हो जाएगी, और फिर जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज भी करने लग जाएंगे, घूमने फिरने लग जाएंगे, तो भूख भी लगने लगेगी, तो फिर हम वो दवाइयाँ बंद कर देंगे। लेकिन कोई पूरी ज़िंदगी सोचे कि मैं खाना वैसा ना खाऊं और ड्रग्स के माध्यम से कुछ बस हमेशा पिल्स ले लूं तो उससे मेरा काम हो जाए, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बनने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि देखिए सोसाइटी में जैसी जैसी चीज़ें चलेंगी वो आपका सिलेबस बनता जाएगा। आपका सिलेबस वही है जो सोसाइटी में चल रहा है, करंट अफेयर्स में चल रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, और ये सब सवाल आने लग जाएंगे। यूपीएससी तो सीधा सीधा वहाँ से पूछता है, एमपीपीएससी की बत्ती 2-3 साल बाद चलती है। ठीक है, तो ये है। तो मुझे लगता है कि एक आर्टिकल थोड़ा सा पेले के ऊपर भी तैयार करिए। पेले फुटबॉल के जादूगर कहे जाते हैं पेले, और उनकी डेथ हो गई है। पेले की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त थी। पेले एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। पेले के फादर जो थे वो फुटबॉलर थे, प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, बट उनको किसी क्लब ने ख़रीदा नहीं था। तो उनके यहाँ जब बहुत ज़्यादा तंगी होती थी तो उनकी माँ ये कहती थी, भाई तुम फुटबॉल छोड़ो और कुछ कमा के लेके आओ, कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी तो करो, फुटबॉल खेलते रहते हो। तो पेले को सख्त निर्देश थे कि तुम फुटबॉलर नहीं बनोगे, तुमको तो फुटबॉल बिल्कुल नहीं खेलना है, क्योंकि पिताजी ने कुछ किया नहीं। दोनांदिनो उन पिता ने नाम रखा था अपना खुद का, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हुए दोनांदिनो। तो पेले जो है, पेले को मौका मिला। माँ चाहती थी डॉक्टर बने पेले, लेकिन वो फुटबॉलर बने, वो फुटबॉल में ही लगे रहे माँ के मना करने पे भी। लेकिन उनको जब मौका मिला तो 3-3 वर्ल्ड कप जीते, 3-3 वर्ल्ड कप जीते उस व्यक्ति ने, और दुनिया भर के रिकॉर्ड उनके नाम है। फुटबॉल का जादूगर उनको कहा जाता है।
दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में उनको ऑनरेरी सिटीजनशिप मिली हुई थी। वो दुनिया के तमाम सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से मिलने वाले व्यक्ति थे। 2 पोप से मिले वो। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष जितने भी, वो सब उनको स्वागत करते थे। सबसे ज़्यादा देशों में उन्होंने यात्रा की एज ए फुटबॉलर, एज ए प्लेयर। और लोगों ने 100 से ज़्यादा, 150 देशों में लगभग उनको सिटीज़ में उनको सिटीज़न बनाया हुआ था। उनको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी, उनसे कोई कागज़ नहीं मांगता था, उनको नागरिक मानता था कि ये हमारे नागरिक हैं, जबकि वो साउथ अमेरिका से थे। लेकिन दुनिया के सारे महाद्वीपों में उस आदमी की जो इज्जत थी, वो इतनी इज्जत किसी भी खिलाड़ी ने, किसी भी व्यक्ति ने, आज तक के इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने इतनी इज्जत नहीं कमाई, इतना प्यार नहीं पाया जितना पेले ने पाया। तो लास्ट मैच जब खेलने के लिए जाने वाले थे तो उनका दोस्त जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कल मेरा आखिरी मैच है और कल मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा मर जाएगा, उसके बाद वो नहीं होगा जो होना चाहिए। पेले के दोस्त कहा करते थे वो फ्लाइट में बहुत लंबी नींद लेते हैं, 18 घंटे 15 घंटे सोते रहते हैं। तो दरअसल ये पेले की लोगों से बचने की एक तरकीब थी कि लोग उनको छूना चाहते थे, बात करना चाहते थे, ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन वो चूँकि ये सबकी इच्छाएं तो पूरी कर नहीं सकते, ऐसे में तो फिर परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए वो बस आंखें बंद करके उठते नहीं थे। 15 घंटे 16 घंटे एक जगह लेटे रहते थे और आंखें बंद करके रहते थे। लोगों को लगता है कि सो रहे हैं तो इनको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ये पहले का जो है उसका स्टारडम देख सकते हो। इससे अब मैं जो कुछ सुना रहा हूँ उससे आपको उसका स्टारडम पता चलेगा। पहले कौन थे? पहले थे एक हवा में जादू करने वाले। पहले पीछे भी देख करके चलते थे, आंखें बहुत तेज थी, बहुत दूर से पता कर लेते थे कौन किधर आ रहा है। एकदम से मूव करना, बहुत तेजी से आगे की तरफ भागना, ड्रिबलिंग करना, और तमाम वो सारी कलाएं जो आपको अलग अलग फुटबॉलर में दिखती है। जब हम रोनाल्डिनो की बात करते हैं, रोनाल्डो की बात करते हैं, बेकहम की बात करते हैं, तमाम मेसी की बात करते हैं, ये सारी की सारी क्षमताएं, ये सारी स्टाइल और सारी कलाएं एक ही व्यक्ति में जब मौजूद होती तो उसको पेले कहते हैं। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में। तो एक आर्टिकल एक आध जरूर बनाइए, 1-1.5 पेज का पेले के ऊपर नोट्स बनाइए, आपको काम आएगा। इंटरव्यू में कहीं अच्छे से मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे अगर आप बता पाए पेले के बारे में कि जानते हो आप पेले को जिनकी डेथ हो गई है, तो आप अच्छे से जवाब दे पाओगे, यस सर जानते हैं पेले ये थे। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। तो कोई व्यक्ति कितनी गरीबी से निकल करके इतने गौरवशाली जगह पर पहुंचना और वहाँ पर टिके रहना और काफ़ी समय तक टिके रहना और उस गरिमापूर्ण तरीके से पूरी ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल काम होता है। कई लोग ड्रग्स में नाम आने लगता है, बाद में कॉन्स्पिरेसी में नाम आने लगता है, षड्यंत्र में आने लगता है, किसी महिला के साथ रेप वगैरह में उसका नाम आने लगता है, और बाद में कई स्टार ऐसे हैं जो बाद में जेल गए और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने कचरा कर लिया। लेकिन पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी जो है वो शानदार तरीके से निभाई। तो ऐसे व्यक्ति को एक तरह से ये श्रद्धांजलि है। अगर हम भी एक नोट्स तैयार कर पाए तो शायद आपके लिए ज़रूरी होगा। तो करंट अफेयर्स का मैंने थोड़ा शॉर्ट में इस तरह से आपको किया। ठीक है, तो आज थोड़ा हमारे पिताजी का जन्मदिन है तो नीचे चलते हैं मंदिर में। ठीक है, तो आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे,
जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा, देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की